नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। निजामाबाद और वारंगल विधानसभा में उनकी जनसभाएं होंगी। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। निजामाबाद और वारंगल में रोड शो करेंगे। बीजेपी के पक्ष में चुनावी हुंकार भरेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पांचों की पांचों लोकसभा सीटों के लिए 5वें चरण में मतदान हो चुका है। तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकी राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। निजामाबाद और वारंगल विधानसभा में उनका ये दौरा होने वाला है, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में वो शामिल होंगे। साथ ही निजामाबाद और वारंगल में रोड शो भी करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत घरों के आगे गड्ढे बनाने से नाराज केदार सभा और तीर्थ पुरोहित समाज ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी गई है। इस मामले में फौरन कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आगामी 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। वहीं केदारनाथ के कपाट भी 10 मई को खुल रहे हैं। अब तक 13 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या 41 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, क्या कुछ ये पूरा मामला है केदारनाथ का? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण के जो काम वहाँ पर चल रहे हैं, उन्हीं कामों के तहत मास्टर प्लान के कामों को भी हेड करने का काम वहाँ पर कर दिया गया और उसी के तहत ये कह सकते हैं कि जो पुराने जो निर्माण के काम थे, उन कामों के स्थान पर नए निर्माण कामों को लेकर इस समय बुनियादी काम वहाँ पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो केदारनाथ या केदारनाथपुरी के आसपास के जो भवन हैं, उन भवनों से आसपास जो जगह हैं, उनको खोदने का काम इस समय वहाँ पर किया जा रहा है। और जिस प्रकार से ये खुदाई वहाँ पर की जा रही है, उससे स्थानीय लोग काफ़ी नाराज वहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं या जो हकूकदारी हैं, उन सभी की एक ही मांग है कि 10 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं। ऐसे में उससे पहले जिस प्रकार से ये बेहताशा निर्माण के काम वहाँ पर शुरू किए गए हैं, वो अब पूरे नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब तरफ से एक तहरीर वहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको वहाँ पर दे दी गई है, ताकि जो संबंधित निर्माण कंपनी है या जो मंदिर समिति जो लोग हैं, जिनकी तरफ से उन कामों को करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, उनके खिलाफ वहाँ पर उचित कार्रवाई हो सके। क्योंकि जो काम वहाँ पर इस समय किए जा रहे हैं, वहाँ पर इस समय जो मौसम है वो मौसम प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता। अभी क्या स्थानीय लोगों के साथ जो मंदिर समिति के लोग हैं, उन्होंने भी प्रशासन से इसकी शिकायत की है? बिल्कुल, लगातार ये कह सकते हैं कि जो तीर्थ पुरोहित है, हकूकदारी है, वो लगातार इस बात को लेकर सरकार से बातचीत वहाँ पर करते नजर आ रहे थे कि जो पुनर्निर्माण के काम वहाँ पर कर रहे थे, कम से कम वो पुनर्निर्माण के काम समय रहते पूरे हो सकें, ताकि जो यात्रा 10 मई से प्रारंभ होगी, चारधाम की यात्रा जो प्रारंभ होगी, उस दौरान यात्रियों या फिर जो स्थानीय लोग हैं, उनको व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन ठीक यात्रा से पहले कह सकते हैं कि ये 15 दिन पहले जिस प्रकार से वहाँ पर मास्टर प्लान कामों को लेकर खुदाई करने का काम वहाँ पर किया गया, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो हकूकदारी वहाँ पर है, उनके भवनों के आगे जिस प्रकार से खुदाई वहाँ पर की गई है, गड्ढे बनाने का काम वहाँ पर कर दिया गया है, मास्टर प्लान के तहत वहाँ पर नए निर्माण के काम वहाँ पर होने, उन सब कार्यों से ये लोग खासे नाराज यहाँ पर दिख रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी इस नाराजगी को देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो तीर्थ समाज है, हकूकदारी है, पंडित पुरोहित है, उनकी तरफ से सीधे तौर पर एक शिकायती पत्र या ये कह सकते हैं कि पुलिस विभाग को यहाँ पर भेज दिया गया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग यहाँ पर की गई है। इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से वहाँ पर अभी गड्ढे खोदने का काम वहाँ पर किया गया है, नालियाँ बनाने का काम वहाँ पर किया गया है, जो निर्माण के काम अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं, वो तय समय पर पूरे नहीं होंगे। ऐसे में जब बर्फबारी या बारिश वहाँ पर होगी तो जो आम लोग हैं उनकी जो
बढ़ने से और ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब यात्रा प्रारंभ होगी तो ना रास्ते वहाँ पर अनुकूल हो पाएंगे, ना रास्ते सही हो पाएंगे और ना ही यात्रियों के लिए बैठने की कोई सुविधा वहाँ पर मिल पाएगी। तो ऐसे में जो उनका व्यापार है, व्यापार भी प्रभावित होगा और जो उनकी आर्थिकी है वो भी और रूप इन सब चीज़ों से प्रभावित होती नजर आएगी। इसलिए उनकी तरफ से मांग यहाँ पर की गई है कि जो संबंधित अधिकारी है, मंदिर समिति के लोग हैं, उनके खिलाफ FIR यहाँ पर की जाए और एक उनको कड़ी सजा देने का काम किया जाए, जिस प्रकार से उनको परेशान करने का काम वहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया प्रशासन की तरफ से उनकी शिकायत के बावजूद, तो आगामी 10 मई से, क्योंकि केदारनाथ यात्रा जो है 10 मई से शुरू हो रही है, केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो 10 को खुल रहे हैं, ऐसे में अनिश्चितकालीन बंदी का भी उन्होंने चेतावनी दी है, ऐलान कर दिया है। अब देखिए, ये तो सीधे तौर पर नाराजगी उन लोगों की यहाँ पर कही जा सकती है। ये कह सकते हैं कि इसी पिछले सप्ताह ही जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, वो केदारनाथ के दौरे पर वहाँ पर गई थी। उन्होंने वहाँ पर दौरा किया था और पुनर्निर्माण के जो काम वहाँ पर हो रहे थे, उन कामों की स्थिति का जायजा उनकी तरफ से वहाँ पर लिया गया था और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि समय रहते हुए, यानी यात्रा प्रारंभ होने से पहले, वो जो जरूरत की जो चीज़ें हैं, जो खासतौर पर वहाँ पर जो काम पूरे किए जाने हैं जिससे यात्रा प्रभावित ना हो, उनको समय रहते हुए पूरा करने का काम वहाँ पर कर दिया गया। लेकिन उनके दौरे के बाद ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर निर्माणदायी कंपनी की तरफ से खुदाई वहाँ पर की गई है, रास्ते को पूरा तोड़ने का काम वहाँ पर किया गया, उससे स्थानीय लोग खासे परेशान वहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से अब सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर 10 मई तक के पुनर्निर्माण के काम पूरे नहीं होते तो फिर 10 मई से, यानी जिस दिन से यात्रा प्रारंभ होगी, उस दिन से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वहाँ पर चल रहे हैं, बंदी करने का काम वहाँ पर करेंगे, जो सीधे तौर पर सरकार के लिए भी चिंता का विषय होगा। 10 मई में ज्यादा समय नहीं रह गया और जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, हम देख सकते हैं किस तरह से वहां पर खुदाई हो रखी है और ये बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता कि 10 मई तक सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी या सही हो जाएंगी। तो क्या माना जाए आगे इस पूरे मामले में, क्या कुछ संभव? टिपिकल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि अभी तो सिर्फ ये काम का एक शुरुआती चरण वहाँ पर प्रारंभ हुआ, यानी जो बुनियादें खोदने का काम वहाँ पर हुआ, उस पर अभी पुनर्निर्माण के जो काम होने हैं, वहाँ पर मास्टर प्लान के जो काम होने वो शुरू भी नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में 10 मई तक उन कामों का पूर्ण होना यहाँ पर अभी संभव सा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इस दौरान अगर वार्ता वहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हकूकदारी है, अगर उनसे वहाँ पर वार्ता की जाती है, प्रशासन के अधिकारी अगर उनसे वार्ता करते हैं तो फिर बीच का कोई एक रास्ता निकालने का काम वहां पर किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा होता हो भी संभव नहीं है, ना कोई वार्ता वहां पर हुई है, ना ही कोई ऐसा आश्वासन उन स्थानीय लोगों को यहां पर प्रशासन की तरफ से या निर्माणदायी कंपनी की तरफ से दिया गया है कि यात्रा भी प्रभावित नहीं होगी और जो उनका व्यापार है, इस यात्रा से जो उनका व्यापार चलता है वो व्यापार भी उनका प्रभावित नहीं होगा। अगर ऐसा कोई आश्वासन मिलता है तो फिर वो लोग अपनी बंदी के इस ऐलान को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रशासन की वार्ता नहीं होती है तो फिर ये समझा जा सकता है कि 10 मई से जो केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है, कपाट खुलने के साथ में, वो आने वाले दिनों में और मुसीबत का सबब वहां पर बन सकती है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी वही बिल्कुल अब है, जिस तरह से 10 मई से केदारनाथ धाम के भी कपाट खुल रहे हैं, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी काफी ज्यादा जो है इस पर निर्भर करती है, वहां के स्थानीय लोगों की आर्थिकी इस पर निर्भर करती है। ऐसे में जो तस्वीरें केदारनाथ से सामने आ रही है, जिसमें रास्ते जो है उनकी स्थिति खराब है, सड़कों पर गड्ढे कर रखे हैं, क्या माना जाए जिस तरह से यात्रा प्रारंभ हो रही है, कितनी परेशानी यहाँ पर यात्रियों को उठानी पड़ेगी और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी? बिल्कुल, इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि 10 मई का दिन कपाट खुलने का है। 10 मई को कपाट खुलने के साथ ही जो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो वहाँ पर प्रभावित शुरू हो जाएगी और इसमें लाखों की संख्या में लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि 14 लाख से ज़्यादा के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए शुरू हो चुका है और उसमें भी सबसे ज़्यादा अभी तक कह सकते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा की जो रजिस्ट्रेशन है वो अकेले केदारनाथ धाम के लिए यहाँ पर यात्रियों की तरफ से हुआ है। तो ये वो शुरुआती आंकड़ा है जो सीधे तौर पर प्रशासन के लिए चिंता का विषय यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर ये स्थानीय लोगों की जो मांगे हैं अगर वो पूर्ण नहीं होती है और ये लोग बंदी पर अपने बंदी की उस मांग पर अडिग रहते हैं, तो जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उन श्रद्धालुओं को कैसे सुविधाएं मुहैया कराने का काम प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर निर्माण कामों के चलते ये काम वहां पर खुदाई करने का काम वहां पर किया गया, वो तो 10 मई तक संभव तब पूर्ण भी नहीं हो पाएगा या उसके आधे अधूरे काम भी अभी तक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में समय रहते हुए अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो
प्रशासन कैसे फिर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं देगा, और जो हक हकूकदारी वहाँ के जो लोग हैं उनको किस प्रकार से मनाने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि परेशानियां बहुत सारी है, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी है, मंदिर समिति के सामने भी चुनौती है कि अगर इन हक हकूकदारियों और तीर्थ पुरोहितों को समझाने का काम नहीं किया जाता, उनसे कोई वार्ता नहीं की जाती, तो फिर आने वाले दिनों में जो मुश्किलें होंगी वो मंदिर समिति की बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि यात्रा पर जो आने वाले श्रद्धालु और सैलानी हैं उन लोगों के लिए सुविधाएं कैसे मुयस्सर करा पाएंगे। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से होने जा रही है, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 15 लाख पहुंच चुका है, जिससे ये तो साफ है कि इस साल की यात्रा पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को एसएसपी देहरादून ने फर्जी कंपनियों से बचने की हिदायत दी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अक्सर लोग चारधाम यात्रा के पैकेज बुक करवाते हुए साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए रजिस्टर्ड वेबसाइट के जरिए ही अपनी बुकिंग करवाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रियों को अपने साथ ठगी होने का जरा सा भी शक होता है तो नजदीकी पुलिस थाने में जल्द से जल्द इसकी शिकायत करवाएं। देखिए चारधाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं। और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके, अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराएं। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करें। और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। जरा सा भी शक होने के आधार पर सब नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना जरूर दें। वहीं मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम जो है बदलने वाला है। प्रदेश में 26 और 27 अप्रैल को बारिश की संभावना है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बारिश नहीं होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। यानी जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां बारिश की संभावना है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड के, जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना कम है। तो प्रदेश में 26 और 27 अप्रैल को मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। बारिश की संभावना है। जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना है। इसलिए बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुड़की, मैदानी क्षेत्रों में बारिश नहीं होने की संभावना। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आगजनी की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुमाऊं मंडल में वन जो है धधक रहे हैं। रोजाना 10 से ज्यादा घटनाएं सामने आ रही है। कुमाऊं क्षेत्र में वनाग्नि से 363 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। तो गर्मियों के मौसम में ज्यादातर देखने को मिलता है कि उत्तराखंड के जो जंगल है उनमें आग की घटनाएं सामने आती हैं, आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल के कई जंगल जो है इस वक्त धधक रहे हैं। रोजाना 10 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुमाऊं क्षेत्र में अब तक वनाग्नि से 363 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। आगजनी की 250 से घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। खबर देहरादून से है, जहां पलटन बाजार में मस्जिद के पास एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
लोकसभा चुनाव में चुनावी जनसभाओं में जमकर धार्मिक समीकरण की राजनीति चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और विशेष समुदाय को टारगेट करके वोट बटोरे जा रहे हैं, जिससे असामाजिक गतिविधियों को देश में बढ़ावा मिल रहा है। निश्चित ही बीजेपी लगातार इस तरीके की बातें करती है, लेकिन आप देखिए ना कि धर्मों को आपस में झगड़ा कराने से तुष्टीकरण ज्यादा बेहतर है। जमीनों के कब्जे का नाम बीजेपी ने नामकरण कर दिया लैंड जिहाद। किसी लड़की और किसी लड़की का आपस में अगर प्रेम है और वो विवाह करता है तो उसका नाम उनने नाम रख दिया लव जिहाद, जिसका उदाहरण उत्तरकाशी है। एक सैनी नाम के लड़के के साथ एक लड़की कॉफी पीने गए, हफ्तों तक हंगामा करते रहे बीजेपी के अनुवांशिक संगठन, और बाद में जब मामा ने बयान दिया कि उस लड़का सैनी है, उसके बाद जाके वो थमा। अगर उस घटनाक्रम में किसी की जान चले जाती है, किसी को बड़ा नुकसान हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार रहता है? तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रही है, निश्चित ही वो देश को तोड़ने वाला और कमजोर करने वाला। वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। मतदान से पहले और बाद भी बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुनबा बढ़ने से कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की खबरें भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व विधायक दिनेश धन्ने का है। दिनेश धन्ने वही हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बातें पार्टी स्तर में होनी चाहिए वो सोशल मीडिया और शिकायतों के माध्यम से हो रही है। तो क्या भाजपा में भीतर घात की बू आ रही है? भले ही भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, मतदान से पहले और बाद भी भाजपा में ज्वाइनिंग अभियान जारी है, लेकिन कुनबा बढ़ने से कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की खबरें भी सामने आ रही है। ताजा मामला टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व विधायक दिनेश धन्ने का है। दिनेश धन्ने वही हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बातें पार्टी स्तर में होनी चाहिए थी वो सोशल मीडिया और शिकायतों के माध्यम से हो रही है। वैसे तो अब तक 16,000 से अधिक कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब भाजपा में भीतर घात की बू आ रही है। बीते दिनों लैंड्सडाउन से विधायक दिलीप सिंह ने पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया में टैग करते हुए विपक्षी नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर राम तेरी गंगा मैली हो गई का एक पोस्ट किया था, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर ये एक नाराजगी बताई जा रही थी। मगर अब एक बार फिर टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एलजी जोशी को पत्र लिखकर पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने के ऊपर छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं। देखिए इस पत्र में उन्होंने जो लिखा है। एक बैठक में हमारे पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने ने टीएचडीसी के निर्देशक का नाम लेते हुए उनको आरोपित किया है। पत्र में किशोर उपाध्याय और उनके समर्थकों को टीएचडीसी से करोड़ों रुपए के ठेके चलाने का आरोप लगाया है, जिनसे किशोर उपाध्याय ने अपनी छवि खराब होने का आरोप दिनेश धन्ने पर लगाते हुए फिलहाल उन्होंने कार्यकारी निर्देशक से इन संबंध में आपकी ओर से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने और टीएचडीसी में कौन कौन ठेकेदार कार्य कर रहे हैं और किसकी अनुशासा पकड़ रहे हैं, इसको अवगत कराने की बात का नया बवाल छेड़ दिया है। कांग्रेस ने इससे दल बदल के रुझान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात की शुरुआत बता दी। वहीं भाजपा के नेता इसे भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की भूमिका को बता रही है। कांग्रेस पार्टी ये बात बहुत पहले से कहती आ रही है और लगातार कहते आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए खुद कील नोके बिछाने का काम कर रही है। जिस तरह से भर भर के विपक्षी दल के नेताओं को ले जाने का काम उन्होंने चुनाव जीतने के लिए किया, वो अपने लिए अब वो नुकसानदायक साबित हो रहा है। सारे
भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी, दुराचारी, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब विपक्षी दल के नेताओं के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रही थी, तो आनन फानन में वो ये देखना भूल गई कि जो लोग जन्मजात एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, उनको ले जाकर उसको कितना बड़ा नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी के भीतर लोकतंत्र मजबूती से कूट कूट करके भरा हुआ है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं पर भी किसी बयान से, किसी बातचीत से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें अपेक्षा भी करते हैं अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से, अपने प्रत्येक नेता से अपेक्षा करते हैं वो एक मर्यादित ढंग से व्यवहार करे और पार्टी को मजबूत करने का काम में लगा रहे। कहीं पर कोई इस प्रकार की बात आती है तो निश्चित रूप से पार्टी उसका संज्ञान लेती भी है और लेगी भी। ऐसे में सवाल ये कि क्या भाजपा विधायकों की टेंशन आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की तो नहीं, तभी विपक्षी नेताओं के आने से उनकी कुर्सी छीनने का डर बना हुआ है। क्या हाईकमान जल्द इन पर एक्शन करके पार्टी का अनुशासन कायम रख पाएंगे या विपक्ष की आशंकाओं के तहत एक दिन उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त तो होगा, लेकिन वो दिन भी करीब होगा जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ नेता कांग्रेस की तरफ लौटेंगे। तक की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।